नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महवी सिद्दीक, किस्त नंबर 17। ये आपके वली का घर नहीं है जहाँ आप ये सब बचकाना हरकतें करती थी। आइंदा मैं आपको इस तरह कुशन उठाकर फेंकता हुआ कभी ना देखूँ। अज़लान को फिर से वली और ज़ैनी की कुशन वाली लड़ाई अपने जहन में गर्दिश करती महसूस हुई, इसलिए आज़ाद संजीदा तासरात चेहरे पर सजाए दुरुस्तगी से कहकर लैपटॉप को साइड टेबल पर रखा और फिर अपने कपड़े लेने ड्रेसिंग रूम में चला गया। अज़लान के साथ लहजे पर ज़ैनी की आंखें फिर से नमी का शिकार हो गई थी। अभी पूरे 12 बजे वली के फ़ोन ने इसकी सारी उदासी एक ही लम्हे में गायब कर दी थी। इसे खुशी तो हर साल होती थी जब वली इसको याद से विश किया करता था, मगर आज उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। वली ने उसकी सालगिरह के दिन का शानदार आगाज़ कर दिया था, मगर फिर चंद ही मिनटों बाद अज़लान की सर्द महरी ने इसकी सारी खुशी को एक ही पल में मिलियामिट कर दिया। जाने क्यों आज इसे अपनी बर्थडे के दिन अज़लान का यूं इसे डांटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए चुपचाप बेआवाज़ आंसू बहाती बेड पर आकर करवट के बल लेट गई। अज़लान थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वापस कमरे में आया तो ज़ैनी को कंफर्टर में लिपटा अपने पिंक टेडी बेयर के साथ हक किए सोते हुए पाया। इसके चेहरे पर आंसुओं के चंद मीठे मीठे से निशानात अभी भी बाकी थे। ये सब देखकर अज़लान के दिल को कुछ हुआ था, मगर वो खुद भी नहीं जानता था ज़ैनी के मुंह से वली का नाम सुनकर आखिर इसे हो क्या जाता। आखिर क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाता वो ज़ैनी के मुंह से किसी और का जिक्र। उफ़, अज़लान की अज़ली पोजेसिवनेस फिर से जाग उठी। काफ़ी देर तक वो यूं ही बेड पर बैठे बैठे ज़ैनी के चेहरे को साकत निगाहों से देखता रहा। वो खुद भी इसे डांटना नहीं चाहता था, मगर जाने क्यों वो ज़ैनी के मामले में खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। हालांकि बाद में इसे अपने किए पर घंटों पछतावा होता था, मगर फिर अपनी अना के हाथों मजबूर होकर वो इसे चुपचाप नज़रअंदाज करता रहता था। न जाने कितनी देर इसे मुसलसल देखने के बाद वो अपनी तमाम तर सोचों से सर झटकते हुए खुद भी आकर लेट गया। आजकल वो ज़ैनी की तरफ दूसरी तरफ करवट बदल कर सोता था, क्योंकि जब कभी वो इस साइड पर करवट लेता वो बेहतियार इसे ही मबहूत निगाहों से देखे जाता था। इसलिए वो खुद को इस झंझट से बचाने के लिए इसकी तरफ देखता ही नहीं था कि ना वो इसे दिखेगी और ना ही इसकी नींद खराब होगी। भाई साहब, आज हमारे शोभी का मुंह क्यों इतना लटका हुआ है? सब खैरियत तो है ना? नासिर मलक ने अपने बड़े भाई असद मलक को मुखातब किया, क्योंकि अभी अभी शोभी बस सरसरी से सलाम दुआ के बाद चुपचाप वापस अपने कमरे में चला गया, वरना तो वो हमेशा अपने चाचू के साथ बैठकर ढेर सारी बातें किया करता था। पता नहीं यार, पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही है। मैंने पूछा तो कुछ नहीं कहकर टाल दिया। तुम पूछ लो, शायद तुमसे अपने दिल की बात कह दे। नासिर मलक के बड़े भाई ने अजहर संजीदा अंदाज में नासिर मलक को कहा, जिस पर पास खड़ा जावेद इनकी सारी बातें पूरी तवज्जो से सुनने लगा। वो शो तो ऐसे कर रहा था जैसे इसका ध्यान सिर्फ इस वक्त सिर्फ फाइल पर है, मगर हकीकत कुछ और ही थी। अच्छा, मैं अभी देखता हूँ मेरे भतीजे को इतना परेशान करने की जुर्रत आखिर की किसने है। नासिर मलक संजीदा मगर बारोब लहजे में कहते हुए ड्राइंग रूम से उठकर सीधा शोभी के कमरे में आ गया। तो मुस्तकबिल के मलिक साहब, कैसी तबीयत है आपकी? नासिर मलक ने कमरे में आकर अपने मखसूस अंदाज में इसे लाड से मुखातब किया, जो इस वक्त जूतों समेत बेड पर चित लेटा हुआ था। नासिर मलक की इस बात पर शोभी धीरे से मुस्कुराकर उठते हुए नासिर मलक के साथ तकरीबन जुड़ कर बैठ गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाचू, शोभी ने बमुश्किल मुस्कुराकर कहते हुए अपना सर थोड़ा नीचे झुका लिया। अभी भी वो खाली खाली निगाहों से अपने वो ऑफ वाइट जॉगर शूज़ को देखने लगा जो इसने अभी तक पहन रखे थे। मेरी बात सुनो, तुम अपने बाप को बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं तो उड़ती चिड़िया तक के पर गिन लेता हूँ। तुम्हारे चेहरे की ये परेशानी समझना क्या चीज़ है? नासिर मलक ने फ़खरिया अपना कॉलर झाड़ने के बाद कहते हुए शोभी के कंधों के गिर्द अपना मजबूत हिसार बांध दिया। कुछ नहीं चाचू, इतना तो मैं अब आपसे सीख ही चुका हूँ कि अपने मसले हैंडल कैसे करने हैं। शोभी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए नासिर मलक को देख कर कहा, जिस पर वो कुछ पल के लिए इसे संजीदा तासरात से देखने लगे थे। कैसा मसला, मुझे बताओ अभी के अभी। 2 मिनट के अंदर अंदर हल ना कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। नासिर मलक ने फ़ौरन सीधा होकर हाथ की चुटकी बजाते हुए ज़रा जज्बाती लहजे में कहा। बस आप यही समझें कि ये किसी लड़की का मामला और मैं इसे अपने तरीके से ही हैंडल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुश्किल चैलेंजेस से निपटना तो मैंने आपसे ही सीखा है। शोभी ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए गहरी मुस्कुराहट से कहा, जिस पर नासिर मलक का फलक शगाफ कहका कमरे की साकत फ़िज़ा में गूंज उठा। कमरे के बाहर खड़ा चोरी छुपे जावेद इनकी बातें सुन रहा था। अचानक इसके यूं हंसने पर गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचे खुद के तने सांप पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। फिर इसने गहरा सांस फिज़ा में खारिज करते हुए अपने कान फिर से इनकी बातों को सुनने में लगा दिए। तुम मुझे एड्रेस बताओ इस लड़की का, आज के आज तुम्हारे सामने ना लाकर खड़ा कर दिया तो फिर कहना तुम।
और अगर वैसे ना मानी तो यार ज़बरदस्ती उसे उठाकर तुम्हारा इससे निकाह करवा दूँगा। ऐसा भी क्या मुश्किल है इस लड़की में। नासिर मलिक के अटल अंदाज ने इसको बेसाख्ता हंसने पर मजबूर कर दिया था, वरना तो जब से ज़ियाद की हालत इसने अपनी आंखों के सामने देखी थी, इसके अंदर इस लड़की को पाने की शिद्दत और बढ़ गई थी। इसलिए इसको पाने से पहले इस ज़रार से निपटना ज़रूरी था जिसकी वजह से ज़ियाद की ये हालत हो गई थी। फिर ही वो अपनी सारी तवज्जो हया पर मरकूज़ करना चाहता था। वो छोटी लाउबाली सी लड़की इसके हवास को बुरी तरह शल करके रख चुकी थी। कहाँ खो गए बरखुरदार? नासिर मलिक ने शोभी के आगे हाथ की चुटकी बजाई। नहीं चाचू, मैं इस लड़की को ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता। ज़बरदस्ती हासिल करने से चाह जल्दी मिट जाती है और मैं इस लड़की को ताउम्र अपने पास अपने नाम के साथ ही देखना चाहता हूँ। शोभी के जहन में ये सब कहते हुए हया की तस्वीर फिर से लहरा गई। शोभी की इस बात पर नासिर मलिक को एक पल के लिए ईमान फातिमा याद आ गई। वो भी तो इस लड़की के पीछे आजकल इसी तरह ख्वार होता फिर रहा था, इसलिए बेसाख्ता इसके होंठों पर शरीर सी मुस्कान फैल गई। इसका मतलब चचा भतीजा एक ही कश्ती में सवार दो ऐसे मुसाफिर हैं जिनको हर हाल में अपनी मंजिल पर पहुंचना ही पहुंचना है। नासिर मलिक ने छेड़ने के साथ साथ शोभी के सीने पर मसनूई हाथ मारा, जिस पर शोभी ने भी हंसते हुए अपना सर इस बात में हिला दिया। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, मुझे ज़रा काम है। अगर मेरी कोई भी ज़रूरत महसूस हो तो फ़ौरन मुझे या जावेद को कॉल कर देना। वो बहुत मेहनती लड़का है, ज़रूर तुम्हारी हर मामले में मदद करेगा। ठीक है। नासिर मलिक ने शोभी के गले मिलते हुए इसे तसल्ली दी। नासिर मलिक की बात सुनकर कमरे के बाहर खड़ा जावेद इनकी ये बात सुनकर फ़ौरन वहाँ से रफू चक्कर हो गया ताकि नासिर मलिक को इस पर शक ना हो जाए, इसलिए फ़ौरन वापस इसी जगह पर आकर अपनी फ़ाइल पर इन हमाक से काम करने लगा। बड़ी मेहनत से काम करते हो वेदे, मुझे बहुत खुशी हुई ये सब देखकर। ये पाशा आजकल पता नहीं किन कामों के चक्रों में पड़ा हुआ है, इसका हर काम भी तुम्हें ही देखना पड़ता है। कुछ देर में खबर लेता हूँ मैं इसकी भी। ज़रा सी ढील क्या दे दी, ये तो सर पर चढ़कर नाचने लग गया। नासिर मलिक ने जावेद को अपनी फ़ाइल में इनामाक से काम करते देखकर इसे शरारती निगाहों से देखा और फिर टपकने के अंदाज से इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, और फिर अपनी किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में वहाँ से बाहर चला गया। नासिर मलिक की पुश्त को जावेद काफ़ी देर तक सख्त निगाहों से घूरता रहा और फिर अपने फ़ोन में टाइम देखकर खुद भी बाहर आ गया। इस वक्त इसके चेहरे पर गहरी सोचों के अंबार दिखाई दे रहे थे। खाना लगा दूं वली? अब तो दोपहर के खाने का भी टाइम हो चुका है। वली अपने ऑफिस से एक ज़रूरी फ़ाइल लेने घर आया था क्योंकि आज ही वो फ़ाइल इसे कंपनी के मैनेजर को हैंड ओवर करनी थी। सुबह जल्दबाजी के चक्कर में वो फ़ाइल घर पर ही भूल गया, अब दोबारा लेने घर आया था। नहीं मामा, भूख नहीं है, सुबह नाश्ता थोड़ा लेट किया था ना, अगर भूख लगी तो ऑफिस से कुछ मंगवा कर खा लूँगा, पक्का प्रॉमिस। वली ने अजमत बेगम की फ़िक्र पर धीरे से मुस्कुराकर इनको हक करते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, मगर मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। अजमत बेगम ने इसको बाजू से पकड़कर अपने साथ सोफ़े पर बिठा लिया। जी मामा, पूछें। मैं और तुम्हारे बाबा सोच रहे थे जो तुम्हारी नई कंपनी लॉन्च करनी, क्यों ना इसका इनाग्रेशन प्रीशे के हाथों से करवाएं। प्रीशे का नाम सुनकर वलीद का दिल अजब लय में धड़कने लगा था, क्योंकि अगर जैनी यहाँ लाहौर में होती तो उसी से करवाते, मगर वो तो इस वक्त कराची में। इसलिए मैं और तुम्हारे बाबा चाह रहे थे कि ये नेक काम घर की किसी बेटी के हाथों ही हो। अगर जैनी यहाँ नहीं है तो क्या वह प्रीशे से करवा लेते हैं, मगर मैं कल से उसका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, इसका फ़ोन ही बंद जा रहा है। तुम्हारी कोई बात हुई उससे? अजमत बेगम ने इसे अपने फ़ैसले से आगाह किया। वली इनकी फ़ोन बंद होने की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया था, मगर फिर बहुत जल्द खुद के असाब पर काबू पाकर मुस्कुराते हुए अजमत बेगम के हाथ पकड़ लिए। बस इतनी सी छोटी बात पर आप खुद को इतना परेशान करें। आपके पास जामुन भाई का नंबर भी तो है, आप उनसे बात कर लें या फिर बाबा से कह दें वो इनसे बात कर लेते हैं। वली ने इनकी मुश्किल मिनटों में हल कर दी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बस कल से बार बार प्रीशे का नंबर ही डायल किए जा रही हूँ और वो ऑन नहीं था। अजमत बेगम ने अपने सर पर थोड़ा हंसते हुए हाथ मारा, क्योंकि उन्होंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। ठीक है मामा, मैं फिर चलता हूँ। अजमत बेगम इसे मेन गेट तक छोड़ने आई थी। ड्राइविंग सीट पर विराजमान वली ने मामा की बात याद आने पर फ़ाइल साथ वाली सीट पर रखी और फिर मोबाइल फ़ोन ऑन करके प्रीशे का नंबर डायल किया, मगर उस दिन के बाद से वो अभी तक बदस्तूर ऑफ ही था। हद होती है यार, एक तो गुस्सा मैं और ये मोहतरमा मुझे मनाने की बजाय खुद फ़ोन बंद करके बैठ गई हैं, और यहाँ मैं गुस्से में नाराज़ होने की बजाय पागलों की तरह परेशान होता फिर रहा हूँ। हालांकि गलती प्रीशे और जैनी दोनों की है, जिन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और मुझे बताने की बजाय दोनों सारी प्रॉब्लम खुद ही फेस करती रहीं। इन दोनों को ही मेरी फ़िक्र नहीं है, मुझे अब इनसे बात ही नहीं करनी। इन्होंने मुझे अपना समझा ही नहीं है, वरना मुझसे आकर अपनी सारी बात शेयर करती। अगर आज जैनी का बर्थडे ना होता तो मैंने इससे भी बात नहीं करनी थी, फिर इसे भी मेरी नाराज़गी का खुद ब खुद ही अंदाज़ा हो जाना था। वलीद बंद फ़ोन हाथों में लिए न जाने कितनी देर खुद से ही बातें करता रहा और फिर अपना मोबाइल सीट पर पटकने के अंदाज से रखकर कार दोबारा स्टार्ट कर दी। यहाँ तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, अंदर कमरे में जाकर ही काम कर लेता हूँ। अजलान भाई लॉन में मौजूद चेयर्स में से एक बार बैठे कब से अपना लैपटॉप खोले इस पर काम कर रहा था। अचानक ठंडी हवा की वजह से इसे अपने वजूद में खनकी की एक लहर दौड़ती हुई महसूस हुई।
आजकल इसकी ज़्यादातर शूटिंग्स रात के वक्त ही होती थी, इसलिए वो दिन के टाइम अपने स्क्रिप्ट दीगर ज़रूरी अमूर देखता रहता था। हैप्पी बर्थडे ज़ैनी बेटे। अज़लान जो इस वक्त अपने कमरे में जाकर बैठकर आराम से ऑफिस का काम करना चाहता था, तभी अचानक इसे अपने कमरे से सिकंदर साहब और आसमा बेगम की यकबस्ता आवाज़ सुनाई दी। शायद वो लोग ज़ैनी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। इसने अक्सर देखा था ज़ैनी, आहिल और बाकी सबसे घर पर वीडियो कॉल पर बात किया करती थी, लेकिन इसने कभी ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। मगर आज हैप्पी बर्थडे ज़ैनी के अल्फाज पर इसके बढ़ते कदम एक पल के लिए फ्रीज़ होकर रह गए और वो सीधा अंदर जाने की बजाय कमरे के बाहर सोफ़े पर ही अपना लैपटॉप खोलकर यहीं बैठ गया। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच आंटी। वैसे आपको कैसे पता चला मेरी बर्थडे का? ज़ैनी बेड पर बैठी सोचों में हनूज गुम थी। जब अचानक सिकंदर शाह के नंबर से वीडियो कॉल आई तो वह झट से मुस्कुराकर फ़ोन रिसीव करते हुए इनसे इनका हाल चाल पूछने लगी। उन्होंने इसके सवाल के जवाब में इसे बर्थडे विश किया। इन दोनों के मुंह से ये अल्फाज सुनकर इसे खुशगवार हैरत ने आन गिरा। हाँ बेटा, वो तुमने बातों में कहीं आयशा के सामने जिक्र किया तो उसने हमें बताया, फिर हमने सोचा वैसे कॉल करने की बजाय सीधा वीडियो कॉल पर ही बात करते हैं। सिकंदर शाह ने मुस्कुराते लहजे के साथ इसको आगाह किया। हाँ जी अंकल, अभी थोड़ी देर पहले ही आलियान भाई का भी मैसेज आया था और आहिल, आशा भाभी और जिमल आपी ने तो सुबह ही विश कर दिया था मुझे। रियली आई फील सो हैप्पी टुडे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। अंकल आंटी, सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे आपके विश करने से हुई है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ज़ैनी ने खुशी से चहकते हुए सबके विश करने का बताया, जिस पर आसमा बेगम और सिकंदर साहब भी धीरे से मुस्कुरा दिए। हमेशा खुश रहो बेटे। और ये अज़लान का है, उसने आपको बर्थडे विश नहीं किया? आसमा बेगम ने इसको दुआ देने के साथ साथ अज़लान के बारे में पूछा, क्योंकि ज़ैनी ने सबका नाम लिया था मां सिवाय अफ़ान और अज़लान के। अफ़ान को तो पता ही नहीं होगा, वरना वो ज़रूर विश करता, इसलिए उन्होंने स्पेशली अज़लान का पूछा। बाहर बैठे अज़लान के कान अपने नाम का जिक्र सुनकर एक पल के लिए खड़े हो गए थे। अब तो बाबा और मामा के हाथों तुम्हारी क्लास पक्की समझो अज़लान शाह। अज़लान ने दिल ही दिल में सोचते हुए खुद को पहले से ही बावर करवा दिया। जी आंटी। ज़ैनी के हाँ के जवाब में अज़लान की आंखें एक पल के लिए बेसाख्ता बंद हो गईं, मगर अगले ही सेकंड में फिर से खुल गई थीं। पहले तो इन्हें पता ही नहीं था, लेकिन जब रात को 12 बजे वली का फ़ोन आया विश करने के लिए तो फिर इन्हें पता चला था। इसलिए हमने रात के 2 बजे जाकर केक कट किया था। मैंने और अज़लान ने आप सबको बहुत मिस किया। काश आप लोग भी इस वक्त यहाँ होते तो हमें और ज़्यादा मज़ा आना था। ज़ैनी ने अंकल और आंटी को थोड़ा परेशान होते देखा तो अपनी तरफ से बात करते हुए अज़लान को सिकंदर शाह और आसमा बेगम की डांट से बचा लिया। ये तो सिर्फ वही जानती थी कि विश करना तो बहुत दूर की बात है। अज़लान ने तो इसके नए साल का आगाज़ ही अपनी डांट से करवाया। बाहर बैठा अज़लान इसकी इस तरह सफ़ेद झूठ बोलकर इसे बचा लेने पर ऊपर देखते हुए गायबाना शुक्र अदा कर रहा था, लेकिन अब इसे खुद के रवैये पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। काश मैं उनसे एक दफ़ा पूछ तो लेता, मगर नहीं, मेरा दिमाग तो वली का नाम ज़ैनब की ज़ुबान से सुनते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। अज़लान अब अपनी रात की गलती पर शर्मिंदा होकर खुद को कोसने में मसरूफ़ था, क्योंकि वो जानता था इसके इस रवैये की वजह से ज़ैनी ज़रूर हर्ट हुई होगी और आंसुओं के मीठे मीठे निशान तो इसने अपनी आंखों से इसके रुखसारों पर देखे थे। हाँ बेटे, चाहते तो हम भी यही थे, मगर मेरी तबीयत अभी सफ़र की इजाज़त नहीं दे रही, वरना आपकी इस खुशी में ज़रूर शरीक होते। सिकंदर शाह के घुटनों में दर्द की वजह से डॉक्टर ने इन्हें रेस्ट का मशवरा देकर सफ़र से कुछ दिनों तक एहतियात बरतने का कहा। कोई बात नहीं अंकल, जो टेस्ट मैंने आपसे कहे थे आपने वो करवा कर डॉक्टर को चेक करवा लिए ना? क्योंकि मुझे उनकी रिपोर्ट से जो पता चला वो यही है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से आपको अचानक घुटनों में दर्द स्टार्ट हुआ है। ज़ैनी अब सिकंदर शाह के से उनकी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में संजीदगी से डिस्कस करने लगी थी। डॉक्टर ने भी यही वजह बताई। आसमा बेगम ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। मैं तो खुद सोच रहा था ज़ैनी बेटे, आप जब कराची से वापस आओगे ना तो अपनी स्टडी फिर से कंटिन्यू कर लेना। माशाल्लाह आप में पूरी काबिलियत है एक अच्छा डॉक्टर बनने की। सिकंदर शाह ज़ैनी की मेडिकल के बारे में नॉलेज देखकर इसको दोबारा से पढ़ाई जारी रखने का मशवरा दे रहे थे। अरे नहीं अंकल, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जानती हूँ मेडिकल के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं जानती मैं। ज़ैनी सिकंदर शाह की तारीफ़ पर एक पल के लिए झेंप सी गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अंकल, आप बहुत इंटेलिजेंट हो माशाल्लाह। आसमा बेगम ने भी अब सिकंदर शाह की बात की तायद की, जिस पर ज़ैनी मुस्कुराते हुए अपना चेहरा थोड़ा नीचे झुका गई। भाई बेटा अज़लान अब काम करने की बजाय सिर्फ इनकी बातें पूरे दिमाग से सुन रहा था। अरे ये टेडी बेयर तो आपको याद है सिकंदर? अचानक ज़ैनी के हाथ से मोबाइल ज़रा आगे सिरका तो आसमा बेगम की आवाज़ पर वो भी चौंक कर अपने पीछे देखने लगी, जहाँ पर तकिए के साथ इसका पिंक टेडी बेयर पड़ा हुआ था। हाँ मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा है अब। सिकंदर शाह ने भी थोड़ा हिचकिचाते लहजे में मैं आसमा बेगम को जवाब दिया। ज़ैनी ना समझी से कभी अपने टेडी बेयर को देखती, कभी सिकंदर शाह और आसमा बेगम को, जो इसके टेडी बेयर को देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। आंटी आप इस टेडी बेयर की बात कर रही हैं? ज़ैनी ने अभी से थाम कर बाकायदा अपने साथ रख लिया। भाई बैठा अज़लान भी इनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, मगर इसे कुछ खास समझ नहीं आ रही थी।
हाँ, ये पिंक टेडी बेयर आपने अभी तक अपने पास सँभाल कर रखा हुआ है, इस बात को तो काफ़ी अरसा गुज़र गया बेटा। आसमा बेगम अब मुस्कुराते हुए टेडी बेयर को देख रही थी। जी आंटी, ये मेरे पास बचपन से, इसी वजह से मैं काफ़ी अटैच हूँ इसके साथ। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, इसके चक्कर में एक दफ़ा हमारी फ़्लाइट मिस होते-होते बची। ज़ैनी अब इसको गोद में रखे थोड़ा हँसते हुए बोल रही थी। इस टेडी बियर की वजह से आसमा बेगम भी अब इसे दिलचस्पी से देखते हुए पूछ रही थी। हाँ जी, एक दफ़ा मैं, मामा, बाबा, अहद अंकल, पुप्पो और वली हम सब नॉर्दर्न एरिया घूमने गए थे। वहाँ से वापसी पर जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो मैंने देखा कि मेरे सामान में मेरा पिंक टेडी बियर मौजूद नहीं है। मैंने तो इमरान खान की तरह उधर ही धरना दे दिया, अगर मेरा टेडी बियर मुझे मिला तो ही वापस घर जाएंगे, नहीं तो यहीं बैठे रहेंगे। ज़ैनी की इस बात पर वो दोनों हंसे बिना न रह सके। मुझे मामा ने बहुत समझाया कि इस जैसा एक और ले देंगे, मगर नहीं, मुझे तो यही चाहिए था। इसलिए अहद अंकल हमारे पास एयरपोर्ट पर रुके। बाबा और वली इस फ्लैट में गए जहाँ पर हम रह रहे थे। शुक्र है इनको वहाँ से मिल गया। जब एयरपोर्ट पर वापसी पर आकर वली ने मुझे पकड़ाया तो ही मैं प्लेन में बैठी, वरना 2 बार अनाउंसमेंट हो चुकी थी, मगर मैं तब तक इसका वेट करती रही जब तक वो मेरे हाथों में ना आ गया। ज़ैनी ने मुस्कुराते हुए सारी रोदात सुना डाली, जिस पर सिकंदर शाह और आसमा बेगम खुलकर हंसने लगे थे। होंठों पर गहरी मुस्कान तो बाहर बैठे अजलान के भी छा गई थी, मगर इसने जल्द ही नफ़ी में सर झटकते इसके बचगाना रवैये पर मसनूई तासुब का भी इजहार किया। वैसे आंटी, आप इस टेडी बेयर के बारे में कैसे जानती? इस सवाल पर सिकंदर शाह समेत बाहर बैठा अजलान भी एक पल के लिए चौंके बिना न रह सका। ये जब आप बहुत छोटी थी ना, तब अजलान ने ये आपको गिफ्ट दिया था आपकी बर्थडे पर। जब हम अमेरिका में छुट्टियां गुजारने के लिए गए थे ना, तब आप भी अपनी मामा और बाबा के साथ वहीं थी। वहाँ ही हमारी पहली मुलाकात हुई थी। सिकंदर, आपको याद है ना वो छोटी प्यारी सी ज़ैनी जिसने बालों की 2 पोनियाँ बनाई होती थी, बिल्कुल बारबी डॉल की तरह लगती थी। आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है, बहुत सादा और मासूम सी। आसमा बेगम अब छोटी ज़ैनी को याद करते हुए मुस्कुराने लगी थी। सिकंदर शाह ने भी आसमा बेगम की बात सुनकर मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। ज़ैनी इनकी सारी बात सुनकर शौक के आलम में बस इनको साकत निगाहों से देखे जा रही थी। इसे हमेशा से ही ऐसे लगता था जैसे वो अजलान को बहुत पहले से जानती, लेकिन अब आसमा बेगम के कहने पर इसे अपने जहन पर कुछ धुंधलके से साए लहराते नजर आने लगे। जहन पर बहुत ज़्यादा जोर डालने के बाद भी इसे कुछ भी सही से याद नहीं आ रहा था, मगर अब इसकी वजह से इसके सर में फिर से पहले की तरह शिद्दत से दर्द होने लगा, जो इसे बचपन से लेकर अब तक वक्तन फ़वक्तन होता रहता था। इस दर्द की मेडिसिन वो हमेशा अपने पास ही रखती थी। ज़ैनी को पहले की निस्बत थोड़ा गुमसुम पाकर सिकंदर शाह ने बाद में बात करने का कहकर फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। फिर ज़ैनी ने अपने चकराते सर को थामे अपने सर दर्द की मेडिसिन ली और फिर खाली खाली निगाहों से इस टेडी बेयर को देखने लगी, जिसे इसने बचपन से लेकर अब तक किसी कीमती मता की तरह संभाल रखा था, मगर क्यों इसे खुद नहीं पता था। इस मेडिसिन को खाने से इसको माजी की बचपन की सारी बातें भले ही भूल जाती थी, मगर इसके सर में जो शदीद दर्द की टीसें उभरती वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती थी। मेडिसिन खाने के बाद ज़ैनी अब वापस बेड पर लेटकर इस टेडी बेयर को अपने साथ लगाती चुपचाप करवट के बल लेट गई। ज़्यादा सोचने की वजह से इसके सर का दर्द मुसलसल बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसे कुछ भी सही से याद नहीं आ रहा था। कुछ ही मिनटों बाद वो इस मेडिसिन के ज़रिए असर फ़ौरन गुनूदगी में चली गई। सिकंदर शाह और आसमा बेगम की ये बात सुनकर भाई बैठे अजलान को बुरी तरह झटका लगा था, क्योंकि इसे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था कि वो पहले कभी ज़ैनी से मिल चुका। हालांकि कई बार इसे गुमान गुजरा, मगर फिर इसने खुद ही सोचकर सर को नफ़ी में झटक दिया। लेकिन अब इसको सब कुछ एक एक करके याद आ रहा था, जो वो गुजरे वक्त के साथ भूल चुका था। इसे फ़ौरन अपने जहन पर अमेरिका की छुट्टियां लहराती नज़र आने लगी, जब वो अपने मामा और बाबा के साथ गया था। सिकंदर शाह ने इससे वादा लिया था, अगर अजलान अपनी क्लास में टॉप करेगा तो इसे छुट्टियों में अमेरिका घुमाने ले जाएंगे। इसलिए इसने भी दिल लगाकर मेहनत की थी, और फिर वो दिन आन पहुंचा जब इसका रिज़ल्ट आया तो वाकई में इसने टॉप किया था। इसीलिए सिकंदर शाह ने अपने वादे के मुताबिक छुट्टियों में अजलान और बाकी सब घर वालों को अमेरिका ले जाने का इरादा किया, और फिर वो लोग अपनी फैमिली समेत अमेरिका घूमने चले गए थे। 1-2 दिन आराम के बाद अजलान एक दिन अपने मामा और बाबा के साथ शॉपिंग करने पोर्टलैंड ओरिगॉन मॉल में गया। सिकंदर शाह और आसमा बेगम सारी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ ले रहे थे। अजलान को ये सब कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए बस मॉल की खूबसूरती को देखने के लिए ऊपरी फ्लोर की रेलिंग साइड पर खड़ा होकर अतराफ में सरसरी निगाह घुमाने लगा। तभी अचानक इसे निचले फ्लोर पर एक छोटी सी बच्ची नजर आई, जो डर के मारे सहमते हुए इधर उधर देख रही थी। अजलान इसके तासरात को दूर से ही समझ चुका था, क्योंकि इसकी आंखें इसके अंदर का डर वाजिया बयान कर रही थीं। इस वक्त वो अपना छोटा सा टेडी बेयर पकड़े अतराफ में मतलाशी निगाहें घुमाते आंखों में ढेरों पानी लिए खड़ी थी। इसके यूं सर घुमाने पर इसकी 2 छोटी पोनियां बार बार हिल रही थी। अजलान को दूर से वो डरी सहमी सी बच्ची बहुत क्यूट लगी थी। इसकी जहानत से भरपूर चमकदार आंखों ने
बेख्तियार अजलान को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। अजलान अपने कदम आगे बढ़ाते हुए लिफ्ट के ज़रिए फ़ौरन इसके पास जाने लगा क्योंकि ताकि इससे नाम और पता पूछकर इसके पेरेंट्स को ढूंढ कर इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तभी तकरीबन एक 12 साला लड़का जो जल्दबाजी में कहीं जा रहा था, इसने इस छोटी सी बच्ची को ज़ोर से साइड पर किया और खुद आगे चला गया। इसके इस तरह ज़ोर से साइड की तरफ करने पर ज़ैनी का पाँव अपनी फ्रॉक की स्ट्रिप में फंस गया, जिससे वो अपना तवाज़ुन खोकर बाजुओं के बल नीचे गिरकर बुरी तरह रोने लगी थी। अजलान लिफ्ट से नीचे आते दूर से ये मंजर देख चुका था, इसलिए तेज़ कदमों से भागकर इसके पास आया। फिर इस बच्ची को नीचे से उठाकर इसकी फ्रॉक के स्ट्रिप्स बांधने लगा, जिसकी वजह से वो नीचे गिर चुकी थी। अजलान अब इस लड़की को देख रहा था जो बार बार इसे ही डबडबाई निगाहों से देखकर रोए जा रही थी। स्टॉप प्लीज़ स्टॉप क्राइंग बेबी, यू आर स्ट्रॉन्ग गर्ल ओके। अजलान इसको मोटे मोटे आंसुओं समेत रोते देखकर चुप करवा रहा था। स्ट्रॉन्ग वाली बात पर ज़ैनी जल्दी से हाथों की पूंछ से अपनी आंखें साफ करने लगी थी। येस आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट बेबी, आई एम मी ज़ैनी। ज़ैनी अब जल्दी से आंखें साफ करके खुद को बहादुर शो करते अजलान के उसको बेबी कहने की नफ़ी करके बाकायदा अपना नाम बता रही थी। ओह योर नेम इज़ ज़ैनी, नाइस नेम। अजलान अब हल्का सा मुस्कुराकर इसके नाम की तारीफ़ कर रहा था, जिस पर ज़ैनी खुशी से मुस्कुरा उठी थी। मी अजलान। अजलान ने अपना हाथ बढ़ाकर रस्मन अपना तारुफ करवाया, जिस पर ज़ैनी अपनी मासूम आंखों समेत इसे ही बगौर देखने लगी। जान। ज़ैनी ने अब इसका बताया हुआ नाम दोहराया, लेकिन वो सही से बोल नहीं पा रही थी। नो इट्स अजलान। अजलान ने नफ़ी में सर हिलाते फिर से अपना नाम दोहराया। आज़ान। ज़ैनी ने एक दफ़ा फिर से दोहराने की कोशिश की, मगर इससे फिर भी सही ना बोला गया। ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन कॉल मी अजान। हैप्पी। अजलान ने अब इसका हाथ पकड़ के जिससे यही नाम बोलने के लिए कह दिया, क्योंकि काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो सही से बोल नहीं पाई। अजान। ही हर्ट्स मी, ही हर्ट ज़ैनी। ज़ैनी को अचानक अपनी चोट पर जलन का एहसास हुआ, तो अपनी चोट सामने करके इसे देखने के बाद बार बार इसकी तरफ इशारा करने लगी जिधर वो लड़का भाग कर गया था। अजलान ने भी अब इसका बाजू देखा तो एक जगह से कट लगने के साथ साथ ज़ख्म थोड़ा छिल सा गया था, जिसकी वजह से इसे जलन हो रही थी। वेट अ मिनट, आई विल ब्लो ऑन दिस, यू विल फील बेटर ओके। अजलान ने अब इसके बाजू पर नरमी से फूंक मारते हुए इसे देखा, जो अपनी भीगी भीगी आंखों समेत इसे ही देख रही थी। फीलिंग बेटर। अजलान ने थोड़ी देर फूंक मारने के बाद इसे पूछा, जिस पर ज़ैनी ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। अजलान को इसकी मासूमियत पर बेसाता हंसी आ गई, जिसे इसने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की थी। ही हर्ट ज़ैनी बैडली, ही बैड बॉय। ज़ैनी फिर रोते हुए शिकवा कर रही थी। स्टॉप क्राइंग, यू डोंट वरी, इफ़ ही डिड इट अगेन आई विल स्ट्राइक हिम ओके। अजलान की तसल्ली पर ज़ैनी अभी इसे कुछ कहने लगी थी, जब इसे दूर से अपनी मामा और बाबा इधर आते दिखाई दिए। ज़ैनी ऐसे हाथ छोड़कर नहीं जाते बेटे, अगर आप कहीं खो जाते तो। सारा बेगम और इब्राहिम साहब ने दूर से ही ज़ैनी को किसी बच्चे के साथ खड़ा पाया तो फ़ौरन आगे बढ़कर इसका माथा चूमते हुए इसे अपने साथ लिपटा लिया। मामा। सारा बेगम ने ज़ैनी को अपने साथ लगाया, जिससे इसका बाजू का ज़ख्म इनके साथ टच होने की वजह से फिर से चुभन का शिकार हो गया। क्या हुआ मेरी जान को? इब्राहिम साहब ने फ़ौरन घुटनों के बल बैठकर इससे फ़िक्रमंद लहजे में पूछा, जिस पर ज़ैनी हकला कर रोते हुए सब कुछ फिर से बताने लगी। बाबा ही बैड बॉय हर्ट ज़ैनी। ज़ैनी ने अपने हाथ से इनके पीछे की तरफ इशारा किया, जहाँ से वो लड़का अभी अभी मॉल से बाहर चला गया था। दिस बॉय हर्ट माई ज़ैनी। इब्राहिम साहब ने अजलान की तरफ इशारा करते हुए देखा तो अजलान एक पल के लिए गड़बड़ा कर रह गया। नो नो बाबा, अजान हेल्प ज़ैनी, दिस बॉय हर्ट ज़ैनी, अजान स्ट्राइक बॉय। ज़ैनी ने अपने अंदाज में बात करते हुए अजलान की तरफ देखा तो अजलान भी इसकी टूटी फूटी बात पर धीरे से मुस्कुराने लगा, मगर कहा कुछ नहीं। तो फिर मेरी बेटी को आखिर रुलाया किसने? आप सिर्फ वो बताओ मुझे। उन्होंने ज़ैनी की आंखों में आंसू देखे तो फ़ौरन आगे बढ़कर इसका माथा चूमा और इसके आंसू साफ करते फरते मोहब्बत से पूछने लगे। एक्चुअली अंकल, एक लड़का भागते हुए ज़ैनी को साइड पर गिरा गया, जिसकी वजह से इसे चोट लगी। मैंने इसे रोते देखा तो इसके पास आ गया। अजलान ने अब आगे बढ़कर ज़ैनी की मुश्किल को आसान किया, जो इतनी कोशिशों के बावजूद भी सारी सिचुएशन सही से बता नहीं पा रही थी। ओहो मेरी प्यारी सी डॉल को चोट लगी, इधर दिखाओ ज़रा। सारा बेगम अब झुक कर इसके बाजू देखने के बाद इसके ज़ख्म पर आहिस्ता आहिस्ता फूंक मारने लगी। तभी ज़ैनी फिर से बोल उठी। नो मामा, जान ब्लो दिस। ज़ैनी ने अपने मखसूस अंदाज में सारा बेगम को बताया कि अजलान इसके ज़ख्म पर पहले से ही ब्लो कर चुका है, अब दोबारा ये सब ना करें। थैंक यू सो मच बेटे, इब्राहिम साहब ने नरम लहजे में कहते हुए अजलान के सर पर शफकत से हाथ फेरा, जिस पर वो धीरे से मुस्कुरा दिया। चलो ज़ैनी बेटे, घर चलते हैं, ऑइंटमेंट लगाएंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। सारा बेगम ने ज़ैनी का हाथ पकड़ लिया, जिस पर वो सर हिलाती फिर से मुस्कुराने लगी। इसके सर हिलाने पर इसकी बालों की पोनियाँ फिर आगे पीछे हुई थी। बाय बाय अजलान। ज़ैनी वहाँ से जाते हुए पीछे मुड़कर अजलान को हाथ के इशारे से बाय कह रही थी। अजलान काफ़ी देर तक वहीं खड़ा इस छोटी बच्ची को वहाँ से जाता देखकर मुस्कुराता रहा था। अजलान बेटे, आपने कुछ नहीं लिया अभी तक? देखें हमने
इतनी सारी शॉपिंग भी कर ली। सिकंदर शाह ने हाथ में पकड़े बैग दिखाते हुए से पूछा, जिस पर अजलान ने फ़ौरन आगे बढ़कर सिकंदर शाह के हाथ से कुछ बैग खुद पकड़ लिया। आसमा बेगम इतनी छोटी सी उम्र में अपने बेटे की इस कदर समझदारी पर खुश दिली से मुस्कुरा दी। चलो कैफ़ेटेरिया चलकर कुछ खा पी लेते हैं। आसमा बेगम को वक्त देखकर अजलान की भूख का एहसास हुआ, इसलिए वो लोग बाकी की शॉपिंग को कल पर मुलतवी किए सीधा कैफ़ेटेरिया में आ गए। मामा वी नो वान दिस। सिकंदर शाह पार्क से वापसी पर पूरी फैमिली के साथ फ्लैट के सामने खड़े होकर इसका डोर ओपन कर रहे थे कि अचानक सामने वाले फ्लैट से इब्राहिम साहब और सारा बेगम जैनी के साथ बाहर आ गए। जैनी बार बार अपने हाथों के ग्लव्स की तरफ इशारा करती नफ़ी में सर हिला रही थी। अजलान किसी जानी पहचानी आवाज़ सुनकर फ़ौरन पीछे मुड़कर देखने लगा। बाबा मी डोंट लाइक दिस। जैनी सारा बेगम को अपनी बात ना मानते देखकर फ़ौरन इब्राहिम साहब को मुखातब करने लगी। तभी अचानक इसकी नज़र दरवाजे के सामने खड़े अजलान की तरफ उठ गई। अजान बाबा अजान। जैनी अपने सामने अचानक अजलान को देखकर खुशी से मुस्कुराकर इसी के पास आ गई थी। बाकी सब घर वाले तो अंदर जा चुके थे, मगर सिकंदर साहब और आसमा बेगम वहीं खड़े अपने छोटे बेटे अजलान और इसके पास खड़ी बच्ची को हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे। जैनी ने इस वक्त स्काई ब्लू फ्रॉक के साथ बारबी शूज़ पहन रखे थे। इसके हाथ बार बार ठंडे होने की वजह से सारा बेगम ने इसको ग्लव्स पहना दिए। तब से वो यही शोर कर रही थी कि इसे ये ग्लव्स पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। सिकंदर शाह और आसमा बेगम ने अब मुस्कुराते हुए इब्राहिम साहब और सारा बेगम से मुसाफा किया। इन दोनों बच्चों को एक साथ छोटी छोटी बातें करते देखकर इब्राहिम साहब ने सरसरी अंदाज में इस मुलाकात का बता दिया, जिस पर सभी आहिस्तगी से मुस्कुरा दिए थे। आ जाओ जैनी बेटे, इब्राहिम साहब आइए घर में बैठकर बात करते हैं। सिकंदर शाह के कहने की देर थी कि जैनी ने फ़ौरन अजलान का हाथ थाम लिया। आसमा बेगम को ये छोटी सी बच्ची बहुत क्यूट लग रही थी। इतने अरसे में वो एक दो बार झुककर इसके फूले हुए गुलाबी गाल फटते मोहब्बत से चूम चुकी थी। इनके किस करने पर जैनी जल्दी से अपने गाल हाथ से साफ करती, फिर से अजलान से बातें करने लग जाती। सारा आपकी बच्ची बहुत क्यूट है माशाल्लाह। आसमा बेगम ने जैनी की हरकत पर इसे मुस्कुराते हुए देखा था। जी ज़रूर, पर किसी और दिन सही। एक्चुअली आज रात 12 बजे जैनी का बर्थडे है ना, तो इस सिलसिले में हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पर अकेले थे, मगर अब आपसे जान पहचान हो गई है, तो आप लोग प्लीज़ रात की बर्थडे पार्टी में ज़रूर आइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। इब्राहिम साहब ने सिकंदर शाह को पूरी फैमिली समेत इनवाइट किया। जी ज़रूर। सिकंदर शाह के किसी जवाब से कबल आसमा बेगम ने अजलान के चेहरे की खुशी देखकर फ़ौरन हामी भर दी। रात 12 बजे के करीब सिकंदर शाह और आसमा बेगम अजलान के अलावा अपने बाकी बच्चों को सुलाकर सामने वाले फ्लैट में आ गए। यहाँ आकर सिकंदर साहब ने डोरबेल बजा दी, जिस पर इब्राहिम साहब ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। वो खुद भी इस वक्त नक्श तैयार खड़े थे, क्योंकि सजावट और आराइश का काम उन्होंने सारा के साथ ही मिलकर कर लिया था। इनके फ्लैट में हर जगह रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन के सारे गुब्बारे पड़े हुए थे। सामने वाली दीवार पर कैपिटल वर्ड्स में हैप्पी बर्थडे जैनी चमकदार रंगों से लिखा हुआ था। सारा बेगम भी किचन से आकर इन सब से मिलने लगी। तभी अजलान की निगाह कमरे से भागकर आती जैनी पर गई, जिसने इस वक्त ब्लैक कलर की दीदा जेब नेट फ्रॉक के साथ ब्लैक मैचिंग ओढ़नी और रेड शूज़ पहन रखे थे। सर पर किसी नन्ही परी की तरह छोटा सा क्राउन लगाया हुआ था। आसमा बेगम और सिकंदर शाह ने भी आगे बढ़कर इसको प्यार किया। हैप्पी बर्थडे जैनी। अजलान ने मुस्कुराकर जैनी को विश करते हुए एक बड़ा सा पिंक टेडी बेयर इसको गिफ्ट दिया, जिसको वो अपने छोटे छोटे हाथों से काबू नहीं कर पा रही थी। इसके मुंह बसोरने पर अजलान ने थोड़ा हंसते हुए इसके हाथ से पकड़कर सामने टेबल पर रख दिया। थैंक यू अजान। जैनी ने मुस्कुरा कर कहते हुए अब इस टेडी बेयर के पास जाकर इसको नरमी से छुआ। यू लाइक इट। अजलान ने इसकी आंखों की चमक बढ़ते देखकर फ़ौरन पूछा। येस, टेडी बेयर इज़ सो प्रीटी। जिस तरह सब लोग जैनी की तारीफ़ करते थे, जैनी ने भी इस टेडी बेयर की वैसे ही तारीफ़ कर दी, तो जिस पर अजलान जैसा संजीदा मिजाज बच्चा भी मुस्कुराए बिना न रह सका। दूर खड़ी आसमा बेगम इन दोनों को यूं मुस्कुराते हुए बात करता देखकर अपने जहन में आने वाली इस अचानक सोच पर खुद भी धीरे से मुस्कुरा दी। पूरे 12 बजने पर केक कट किया गया था। सबने तालियां बजा बजा कर जैनी को विश किया। जैनी खुश होकर खूब उछल कूद कर रही थी। काफ़ी देर बाद इसे अपने घर में कोई बच्चा नजर आया था, वरना तो इतने बड़े घर में वो अकेली खिलौनों के साथ खेलती रहती थी। केक कट करने के थोड़ी देर बाद सारा बेगम ने सबके लिए खाना लगा दिया। सिकंदर शाह और आसमा बेगम के बार बार मना करने के बावजूद उन्होंने इन सबको खाना खिलाकर ही भेजा था। जैनी ने आज खूब इंजॉय किया था। इसी चक्कर में वो अच्छा खासा थक भी गई और अपने बेड पर लेटते ही सो गई। आज इसे किसी स्टोरी की भी ज़रूरत महसूस ना हुई, वरना हर रोज़ मामा या बाबा में से किसी से कोई ना कोई स्टोरी सुनकर ही सोती थी। सारा बेगम इसको गहरी नींद में सोता पाकर इस पर कंफर्टर डाले वापस किचन में आकर सारे बर्तन समेटने लगी। इब्राहिम, हम क्रेटर लेक जाने का प्लान बना रहे हैं। अगर आपका भी उधर जाने का प्लान है तो इकट्ठे ही मिलकर चलते हैं, बच्चों के साथ मज़ा आएगा। सिकंदर शाह इब्राहिम साहब का नंबर मिलाकर इनसे पूछने लगे, क्योंकि यहाँ आने से पहले उन्होंने सारा सर्च कर लिया था कि बच्चों को कहाँ कहाँ घुमाना है, इसलिए आज के प्लान के मुताबिक उन्होंने वहाँ जाने का इरादा किया। क्रेटर लेक,
जाना तो हमें भी था, कब तक निकल रहे हैं आप लोग, हमें भी बता दें, तब तक मैं और सारा भी जैनी को रेडी करके इधर आपके पास ही आ जाएंगे। इब्राहिम साहब ने कुछ सोचते हुए हाँ कर दी। इन 2 महीनों में इन सब की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब सारे बच्चे बिला झिझक एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। अजलान और जैनी की तो पहले से ही दोस्ती थी। जिमल की भी जैनी से अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। अलबत्ता आलियान बार बार इसकी पोनियाँ पकड़ कर इसको तंग करता रहता था। क्रेटर लेक में जाने के लिए सब लोग ड्रीम ड्राइव के लिए निकल पड़े थे। अजलान और जिमल ने जैनी के साथ ही बैठने की ज़िद की थी, इसलिए वो दोनों इब्राहिम की कार में बैठ गए, जबकि बाकी सब दूसरी कार में सिकंदर शाह के साथ बैठे हुए थे। आगे पीछे कार ड्राइव करते अब वो लोग ओरेगन पहुंच चुके थे, जहां पर क्रेटर लेक नेशनल पार्क था। ये पार्क अमेरिका के खूबसूरत 3 पार्क में से एक था। माशाल्लाह कितना खूबसूरत पार्क है ना सारा। आसमा बेगम की आवाज़ पर उन्होंने भी इस मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। अभी आपने देखा कुछ भी नहीं और अभी से ही तारीफ़ कर रही हैं। सिकंदर शाह और आसमा बेगम भी इनके साथ ही कुछ फासले पर आकर खड़े हो गए, जब इस वक्त दूर से ही लेक का नज़ारा देखकर इसकी तारीफ़ों में मगन नज़र आ रही थी। ये पार्क 18-32-24 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसमें कई पहाड़ी चोटियाँ, नए पुराने जंगलात, वाटरफॉल्स और दिलकश नज़ारों से भरपूर एक खूबसूरत झील है। अगर हम पूरा एक दिन और पूरी एक रात लगातार घूमें ना, तो फिर कहीं जाकर हम इसके 2 जजीरे घूम सकेंगे। आसमा बेगम और सारा बेगम दिलचस्पी से सिकंदर शाह साहब की इस झील के मुताल्लिक़ सारी गुफ्तगू सुन रही थी। और सर्दियों में तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ 24 घंटे के लिए रुकना, क्योंकि औसतन स्नोफॉल का हिसाब लगाया जाए तो यहाँ 43 फुट तक बर्फ़बारी पड़ती है। और इस झील की तारीख काफ़ी पुरानी है। 7700 साल पहले एक माउंटेन मज़ामा के कोलैप्स होने की वजह से बनी है। और आपको बताऊँ आसमा बेगम, 2000 फुट के करीब ये झील गहरी है। ना तो इससे कोई दरिया निकलता है, ना ही ये किसी दरिया से निकलती है। इस झील में सिर्फ बर्फ़बारी और बारिशों का पानी इकट्ठा होता है। और आप चेक करेंगे इसका पानी बहुत क्लियर है। इसके मुतल्लिक़ तो साइंटिस्ट ने भी तहकीक की है। तकरीबन 120 फुट तक इसका पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसमें किसी किस्म का कोई गंदा पानी शामिल नहीं। हर 250 साल बाद इसका सारा पानी खुद ही रिप्लेस हो जाता है। सिकंदर शाह ने इस झील के मुतल्लिक़ जो कुछ पढ़ा था सब कुछ छीन के गोश गुजार कर दिया। हाँ जी, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। ये यूएस की सबसे गहरी लेक है। ये लेक पूरी दुनिया में अपनी गहराई की वजह से 9वें नंबर पर है। इब्राहिम साहब ने भी बात में हिस्सा डाला, क्योंकि उन्होंने भी इस झील के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। इसलिए उन्होंने ऑफिस के काम से थोड़ा सा मौका मिलते ही जैनी और सारा को यहाँ घुमाने का फ़ैसला किया था। अजलान भी पास खड़ा इनकी सारी गुफ्तगू पूरी तवज्जो से सुन रहा था, क्योंकि जिमल और जैनी इस वक्त एक दूसरे के पीछे भागकर पकड़न पकड़ाई खेल रही थी। अजलान इस वक्त डार्क ब्लू जीन्स और चेक वाली शर्ट के ऊपर लेदर जैकेट पहने हैंडसम तरीन बच्चा लग रहा था। अजलान दूर से इन्हें मुस्करा कर देख रहा था। जब जैनी ने इसे कम अजान कहा तो इसने मुस्कुराते हुए सर को नफ़ी में हिला दिया। जैनी की शफाफ हंसी का मधुर जलतरंग इस पूरी क्रेटर लेक में एक मसरूर सी धुन बजा रहा था। आज यहाँ इक्का दुक्का ही लोग थे। अफ़ान भाई चले ना, वो वाटरफॉल देखने चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। आलियान ने अफ़ान को दूर से मुखातब करके कहा, जिस पर इसने अपने मखसूस नरम अंदाज में फ़ौरन मना कर दिया। नहीं आलियान बच्चे, अभी तुम छोटे हो, इधर नहीं जाना, काफ़ी ऊंची नीची जगह है, आप गिर जाओगे। अफ़ान के मना करने पर इसने मुंह बसोरते हुए दोबारा से वाटरफॉल वाली साइड देखी, जो इसको काफ़ी देर से अट्रैक्ट कर रही थी। और फिर आसमा बेगम के खाने पर बुलाने पर वो सब लोग इधर खाने के लिए आ गए। चलो अब बच्चों, खाना खा लिया तो बोट राइड लेते हैं। इससे सारी क्रेटर लेक हमें काफ़ी करीब से देखने को मिलेगी। सब लोग रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकले तो सिकंदर साहब के कहने पर इस वक्त वो दोनों फैमिलीज़ इसी साइड पर आ गई। सच्ची बाबा, यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। आलियान इस वक्त सबसे ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहा था। लेक का नील रंग पानी दूर से ही देखने वालों को एक नई फ़रत और ताजगी बख्श रहा था। अजान, ब्लू वाटर अच्छा है ना? जैन ने इस वक्त अजलान के साथ बैठी पानी को देखकर खोए खोए लहजे में बोली। इन 2 महीनों में ज़ैनब भी काफ़ी हद तक उर्दू बोलना सीख चुकी थी। बहुत अच्छा लग रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो? अजलान जैनी की आंखों में वाज़िया चमक देख रहा था। यस, जैनी ने पुरजोश होते हुए अपने मखसूस अंदाज में ज़ोर से सर हिलाया, जिस पर इसके सर की पोनियाँ फिर से हिलने लगीं। पास बैठा आलियान इसके इस अंदाज पर बेसाख्ता कहका लगाकर हंस दिया। ऐसी एंजॉयमेंट तो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। आलियान ने हंसते हुए इसका मजाक उड़ाया, जिस पर जैनी अजलान की तरफ मुंह फुलाकर देखने लगी, जैसे वो इससे शिकायत कर रही हो। इसकी आंखें इस वक्त अजलान से बहुत कुछ बोल रही थीं। अजलान ने इसे कहने के साथ साथ तंबीही निगाहों से घूरा। अभी के अभी उठो यहाँ से, बाबा के पास जाकर बैठो तुम। अजलान ने फ़ौरन आलियान को वहाँ से उठकर जाने का कहा, जिस पर वो जैनी को मुँह चढ़ाता फ़ौरन वहाँ से चला गया। आलियान के जाने पर जैनी फिर से मुस्कुरा दी, जैसे इसको यहाँ से उठाकर अजलान ने दुनिया का कोई बहुत बड़ा कारनामा